हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि सॉल्यूशन पार्ट 2 के नाम से था, उसमें मैंने आपको दो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, यह बताए थे उसका दूसरा नाम होता है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, और सेकंड आपको पढ़ाई थी मोलारिटी के बारे में। तो ये दो कंसंट्रेशन टर्म आपने उस वीडियो में पढ़ी थी। आज के अपने इस वीडियो में आज उसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो जो पिछले वीडियो में आप दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपने जो पढ़ा था, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोलरता के बारे में पढ़ा था आपने और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के बारे में पढ़ा था। उनका आपस में रिलेशन क्या होता है? देखिए, रिलेशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे ये जो भी फार्मूले आप लिख रहे हो ये सब न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो अगला टॉपिक इसमें रहेगा रिलेशन बिटवीन ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जो कि सॉल्यूशन पार्ट 2 के नाम से था। तो रिलेशन देखिए क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था मोलारिटी इज इक्वल्स टू वेट और मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट किस में होगा? ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा? लीटर में। तो मोलारिटी का ये फार्मूला होता है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट, और किस में होगा? ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। फिर जो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है, चूंकि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए, मोलारिटी का फार्मूला ये लिखा हुआ है, और जो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन होती है उसका फार्मूला होता है W/V। अब देखिए, चूंकि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन W/V के इक्वल है ना, तो इस फार्मूले में, मोलारिटी के फार्मूले में जो W/V लिखा हुआ है, तो जो W/V लिखा हुआ है इसके प्लेस पर, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। चूंकि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होता है भार बटे विलयन का आयतन, विलय का भार ग्राम में और बटे होता है विलयन का आयतन लीटर में। तो ये चीज़ जब इसकी जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे W/V की जगह पे हमको रख देना है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तो हो जाएगा मोलारिटी इज इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन अपान हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये रिलेशन मोलारिटी में और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में होती है। अब मान लीजिए आगे जब न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो उसमें कोई भी सॉल्यूट होगा, उसके सॉल्यूशन की अगर ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन दी है और आपको वहाँ पे मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसी फार्मूले का यूज़ कर लीजिएगा, निकल आएगा। या मान लीजिए सॉल्यूशन की मोलारिटी दी है और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो भी ये फार्मूला काम करेगा। तो ये रिलेशन होता है मोलारिटी में और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में। मोलारिटी इज इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस फार्मूले का ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे जब न्यूमेरिकल आपको बताएंगे तो इनका बहुत यूज़ होगा। फिर अगली कंसंट्रेशन टर्म इसमें होगी नॉर्मेलिटी। मोलारिटी पढ़े थे, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आपकी होगी जो कि नंबर 5 होगी आपकी नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को आपको समझना है क्या होता है। बाकी दोनों एक जैसे बिल्कुल होते हैं, बस थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट आपको कंसंट्रेशन टर्म जो आपकी होगी 5th नॉर्मेलिटी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नॉर्मलता। देखिए, जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मलता, तो आपने मोलरता में पढ़ा था कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को या मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। नॉर्मेलिटी जो सॉल्यूशन की होगी, नॉर्मलता जो विलयन की होगी, इसमें मोल नहीं होंगे बल्कि विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे। तो डिफिनेशन हो जाएगी द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स absolute dissolved in 1 liter
वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर है मोलरिटी के, बस जहाँ पे उसमें आप ग्राम मालिक्यूल्स या ग्राम मोल्स लेते थे वहाँ पे आपने क्या ले लिया, ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन हो जाएगी द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। और जो नॉर्मेलिटी होगी इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। मैंने बताया था मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नॉर्मेलिटी सोल्यूशन की होगी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एन से। तो किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की नॉर्मलता कहते हैं, और नॉर्मलता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से। अब नॉर्मेलिटी का देखिए फार्मूला क्या बनेगा। डिफिनीशन में आपने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला बन जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा किस में होना चाहिए, लीटर में। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन नॉर्मेलिटी की जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बन जाएगा नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यानी विलेयन का आयतन लीटर में। फिर जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं सोल्यूट के वो निकालने का फार्मूला ये होता है, चूंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राम में होना चाहिए, अपान होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, जिसको हम E से या EW से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी विलेय पदार्थ के जब हम ग्राम तुल्यांक निकालेंगे, जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो उसके लिए उस पदार्थ के भार को उसके तुल्यांकी भार से हम डिवाइड करते हैं, यानी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या कहेंगे, ग्राम तुल्यांक कहेंगे। तो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार, जिसको हम किससे लिखते हैं, W से, अपान हो जाएगा विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसको हम EW से या कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे यहाँ पे कैपिटल E ही लिखिए या EW लिख सकते हैं। तो चूंकि देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल हैं, W अपान EW के, तो इस फार्मूले में जहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, वहाँ पे आप क्या लिखोगे, W अपान EW, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम को किससे दोगे, V से। देन फार्मूला बन जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, और ये ग्राम में बताया रहेगा, अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। देन ये फार्मूला आपका हो गया नॉर्मलता बराबर W अपान EW इंटू V। यूनिट देखिए इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, यूनिट आप क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने डिफिनीशन में कहा कि 1 लीटर विलेन में, विलेन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं वही तो विलेन की नॉर्मलता होती। तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, हिंदी में जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। जो नॉर्मेलिटी होगी, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या रहेगी, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर रहेगी। ठीक है, तो किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ के
ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की नार्मलता कहते हैं। नार्मलता को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से करते हैं। फार्मूला हो जाएगा नार्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। फिर चूंकि जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका होता, जो विलेय पदार्थ होगा उसके भार को उसके तुल्यांकी भार से डिवाइड किया जाता है, तो हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर W/EW। इस फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है। फिर जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सॉल्यूशन की मोलारिटी होती है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के अलग अलग नेम होते हैं, उसी प्रकार से जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होती है उस नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के अलग अलग नेम होते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी 0.5 हो या हाफ हो तो उसको बताया था सेमी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे नॉर्मेलिटी है, चीज़ें उसी तरह रहेंगी, थोड़ा बस आपको ध्यान देना। तो उसमें जहाँ पे मोलर शब्द आपने यूज़ किया था सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे नॉर्मल यूज़ हो जाएगा। तो अगर किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n/2 हो, और n/2 को हम ये भी लिख सकते हैं 0.5 n लिख सकते हैं, चाहे हम n/2 लिखें या उसको क्या लिख सकते हैं 0.5 n। तो जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n/2 या 0.5 n होती है उसको कहा जाता है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल। ठीक है, तो जिस विलयन की नॉर्मलता हाफ हो या 0.5 हो उसको हम क्या कहेंगे? सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह से अगर 1 हो, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अगर 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, तो ये सब टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगर नॉर्मेलिटी n/2 होगी देन उसको क्या कहेंगे? सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे। जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1 होगी उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे। फिर जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n/10 होगी या n/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 n। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो उसको डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे। जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n/100 होगी या 0.01 भी लिख सकते हैं तो उसको कहा जाएगा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n/1000 होगी, n/1000 होगी उसको कहा जाएगा मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कंपेयर करिए लास्ट वीडियो से। लास्ट वीडियो में जहाँ जहाँ पे आपने मोलरिटी के लिए मोलर शब्द यूज़ किया था वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ा? नॉर्मल। तो जिस सॉल्यूशन की नॉर्मलता n/2 या 0.5 होती है उसको हम सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1 होती है उसको हम नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n/10 होती है उसको डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n/100 होती है उसको सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन कहा जाता है। और जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n/1000 होती है उसको हम क्या कहते हैं? मिली नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। तो नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशंस के अलग अलग नेम होते हैं जिनको हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगला ये इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको पढ़नी है, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन क्या होती है। हमने मोलरिटी के बारे में पढ़ लिया, नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ लिया क्या होती है, फिर मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में ऐसे दिए हुए हैं जिसमें किसी भी सॉल्यूट के सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होगी वो दी होगी तो पूछेगा इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करिए, या मोलालिटी दी होगी तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे एक्सचेंज करेंगे, कैसे इंटरचेंजिंग होगी नॉर्मेलिटी मोलरिटी में, वो आपको बताते हैं कि रिलेशन मोलरिटी नॉर्मेलिटी में क्या रहता है। तो अगला इसमें टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत से स्टूडेंट्स ने हालांकि फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जो इंटर के स्टूडेंट हैं,
लेकिन फ़िलहाल एक बार हम आपको बताए दे रहे हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत आसानी से न्यूमेरिकल आपके लग जाएं, क्योंकि ये सारे फार्मूले और सारी चीज़ें जो आपको क्लियर करा रहे हैं ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगी। और इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर इससे पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में रिलेशन क्या होगी, देखिए नॉर्मेलिटी को भी बताए थे किसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से। मोलारिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। तो रिलेशन ये होती है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू मोलारिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू मोलारिटी, या अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखना चाहें इसको तो नॉर्मेलिटी को बताया कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एम, ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू एक्स इंटू एम। ये रिलेशन होती है नॉर्मेलिटी मोलारिटी में। अब यहाँ पे एक्स क्या है, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर हिंदी में कहते हैं संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक, संयोजकता गुणांक। तो यहाँ पे इस फार्मूले में एन नॉर्मेलिटी हो गई, एम मोलारिटी हो गई, और जो एक्स है, एक्स आपका क्या है, वैलेंस फैक्टर है, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, संयोजकता गुणांक कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस फैक्टर जो होता है ये सभी के लिए अलग अलग रहता है। सपोज दैट कोई न्यूमेरिकल आपको ऐसा दिया है जिसमें कोई आपको एसिड दिया हुआ है और उस एसिड की जो नॉर्मेलिटी है उसको मोलारिटी में कन्वर्ट करना है, या मोलारिटी मान लीजिए उसकी दी है एसिड की तो उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी एसिड के लिए, बेस के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, ये सब के लिए बैलेंस फैक्टर अलग अलग होता है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझना यहाँ पे ज़रूरी। देखिए कैसे करेंगे। अगर एसिड कोई होगा, फॉर एसिड एक्स इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड यानी अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। तो यहाँ पर जो वैलेंस फैक्टर एक्स है, अगर कोई एसिड दिया हुआ है तो वहाँ पे हमको फार्मूले में जो एक्स होगा तो एक्स जो बैलेंस फैक्टर होगा तो वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, अम्ल की क्षारकता। क्षारकता आप लोग जानते होंगे, व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। कोई भी एसिड हो उसको जब आप वाटर में डिज़ाल्व करेंगे तो वाटर में डिज़ाल्व करने पर आपने पढ़ा ही होगा 10th में कि जितने भी एसिड होते हैं वो सब जलीय विलयन में H+ आयन फॉर्म करते हैं। तो किसी भी एसिड को वाटर में जब डिज़ाल्व करेंगे तो जितने नंबर ऑफ H+ आयन देगा वो वही उसकी क्या हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी। जैसे मान लीजिए HCl है तो HCl को अगर हम वाटर में डिज़ाल्व करेंगे तो इसको वाटर में डिज़ाल्व करने पर H+ आयन बनेंगे और Cl- आयन, क्लोराइड आयन बनेंगे। तो देखिए HCl आपका एसिड हो गया, वाटर में डिज़ाल्व होने पर कितने H+ आयन देगा, 1 देगा। इसलिए यहाँ पर HCl की जो क्षारकता होगी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो HCl के लिए बैलेंस फैक्टर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, ये समझना इसलिए ज़रूरी क्योंकि जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो अगर आपको आती नहीं होंगी तो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे। या सपोज दैट आपको H2SO4 दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका अगर आयनाइजेशन होगा तो ये देगा 2H+ एंड सल्फेट आयन, SO4-2 है। इसने कितने H+ आयन फॉर्म किए, 2H+ आयन फॉर्म किए। इसलिए H2SO4 के लिए जो क्षारकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सिंपल सा याद रखना है, कोई भी एसिड हो, एसिड
अपने जलीय विलयन में जितने H+ आयन बनाता है वही उसकी क्या होती है, क्षारकता होती है। तो अगर एसिड की नॉर्मेलिटी या मोलरिटी में से कोई एक दी हो, दूसरी निकालनी हो, तो वहाँ पर जो x का मान रखेंगे वो क्या रखेंगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड यानी अम्ल की क्षारकता। और किसी भी अम्ल की क्षारकता उतनी ही होगी जितने अपने जलीय विलयन में वो H+ आयन बनाएगा। जैसे HCl है तो जलीय विलयन में एक H+ आयन बनाएगा, इसलिए HCl की क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। H2SO4 आपका जो है 2 H+ आयन फॉर्म करता है सोल्यूशन में, अपने एक्वस सोल्यूशन में, इसलिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की जो बेसिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऐसे कर लेंगे आप लोग। फिर अगर मान लीजिए कोई बेस है तो बेस के लिए एसिडिटी रहती है, जैसे एसिड के लिए बेसिसिटी होती है वैसे बेस के लिए तो हो जाएगा फॉर बेस x इज इक्वल्स टू एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता। अब क्षार की अम्लता कैसे होगी, आप लोगों को पता है कि जो क्षार होते हैं, जो एल्कली होते हैं, वो अपने एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करते हैं। कोई भी बेस अपने एक्वस सोल्यूशन में जितने हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करेगा वही उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। जैसे NaOH, NaOH को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ये सोडियम आयन बनाएगा Na+ और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ने एक हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म किया ना, तो यहाँ पर इसकी जो अम्लता का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब इसको अगर इसका एक्वस सोल्यूशन अगर बनाएंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन इसमें कितने देखिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 हो रहे हैं। ये बनाएगा Ca+2 कैल्शियम डाइकैटायन और 2 हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने जलीय विलयन में 2 हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करेगा, इसलिए यहाँ पर इसकी जो अम्लता का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कोई भी क्षार अपने जलीय विलयन में जितने हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करता है वही उसकी क्या होती है, अम्लता होती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने जलीय विलयन में एक OH- आयन फॉर्म करता है, एक हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करता है, तो इसके लिए अम्लता का मान कितना होगा, 1 होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने फॉर्म करेगा, 2 फॉर्म करेगा, तो इसके लिए अम्लता का मान कितना होगा, इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH। अब इसमें देखिए 3 हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म होंगे, इसलिए इसकी जो एसिडिटी होगी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह आपको समझ लेना है कि कोई भी बेस अपने एक्वस सोल्यूशन में जितने हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करता है वही उसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो अगर क्षार की नॉर्मेलिटी मोलरिटी में हमको एक दूसरे को कन्वर्ट करना पड़े तो वहाँ पर x में क्या रखेंगे, उस क्षार की अम्लता रखेंगे, और क्षार की अम्लता उतनी होगी जितने वो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करेगा। मैंने एग्जाम्पल को लेकर बताया भी। अगला अगर मान लीजिए साल्ट आ गया, साल्ट के लिए देखिए क्या होगा, क्योंकि किसी की भी हो सकती, तो अगर साल्ट होगा फॉर साल्ट, फॉर साल्ट, साल्ट के लिए अब देखिए साल्ट जो होगा तो साल्ट जब सॉल्यूशन में अपने जलीय विलयन में घुलता है तो वहाँ पर कटायन और एनायन फॉर्म करता है ना, तो उसके लिए x इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ, साल्ट के लिए होगा x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन इन मॉलिक्यूल। तो कोई भी साल्ट अगर होगा तो कैटायन और एनायन फॉर्म करेगा अपने जलीय विलयन में, तो वहां पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन इन मॉलिक्यूल, यानी अणु में उपस्थित धनायन या ऋणायन पर कुल आवेश। तो जितने भी साल्ट होंगे उनके लिए जो बैलेंस फैक्टर x होगा वो कहाँ से लेंगे, अणु में उपस्थित धनायन या ऋणायन पर कुल आवेश। देखिए इसको जैसे समझाते हैं आपको, सपोज दैट NaCl आपको दिया जाए, तो देखिए NaCl आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है। ये जब इसका आयनाइजेशन आप करेंगे तो कैटायन क्या बनेगा, सोडियम आयन Na+, और क्लोराइड आयन एज ए एनायन बनेगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जब आयनाइजेशन होगा अपने एक्वस सोल्यूशन में तो वहाँ पर Na+ और Cl- आयन बनेंगे। देखिए यहाँ पे कैटायन जो आपका है Na+, इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और जो क्लोराइड आयन है
इन पर देखिए एक यूनिट क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हमेशा किसी भी साल्ट का जब आयनाइजेशन होता है तो वहाँ पर जो कटायन और एनायन फॉर्म होते हैं वो इक्वल नंबर में भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, यानी बराबर संख्यम भी हो सकते हैं और बराबर संख्यम नहीं भी हो सकते। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl में एक कटायन है और एक क्या है, एनायन है, तो कटायन एनायन एक जैसे भी हो सकते हैं। अभी जैसे हम इसको ले लें एल्यूमिनियम क्लोराइड को, AlCl3 को, इसका जब आयनाइजेशन होगा तो हो जाएगा Al+3 यानी एल्यूमिनियम ट्राई कटायन और हो जाएगा क्लोराइड आयन, और ये कितने बनेंगे, 3। अब देखिए ये जो साल्ट है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसने कटायन तो एक ही फॉर्म किया ना, एल्यूमिनियम ट्राई कटायन, और एनायन कितने फॉर्म कर दिए, 3 फॉर्म कर दिए। तो वही बात अभी आपको बताया, किसी भी साल्ट का जब आयनाइजेशन होगा तो धनायन ऋणायन बराबर संख्या में भी बन सकते हैं और कम ज़्यादा भी बन सकते हैं। इसमें देखिए बराबर संख्या में एक एक बना, लेकिन यहाँ पर देखिए कम ज़्यादा हो गए। कटायन आपका कितना है, 1 है, और एनायन कितने हैं, 3। लेकिन जो चार्जेस रहेंगे, बात यहाँ की गई टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, तो जो चार्जेस रहेंगे कटायन एनायन के वो मिला करके आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक यूनिट आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है सोडियम क्लोराइड में, और एक यूनिट क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम ट्राई कटायन जो है इस पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बट ये नंबर कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितने हैं, 3 हैं। इसलिए जो चार्जेज होंगे तो 3 आपके 3 यूनिट हो जाएगा निगेटिव चार्ज और 3 यूनिट ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए चार्ज आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। कटायन एनायन जो है वो नंबर में सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी नंबर उनका हो सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ चार्जेज होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो आपस में हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए 3+ के भी चार्ज बनेंगे और एक क्लोराइड आयन पर 1 माइनस का चार्ज, तो 3 पर कितने हो गए, 3। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज लें तब भी संख्या वहाँ 3 रहेगी और नेगेटिव चार्ज लें तब भी वहाँ पे संख्या 3 रहेगी। वहीं यहाँ लिखा गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कटायन और एनायन, चाहे कटायन का ले लीजिए चाहे एनायन का, क्योंकि दोनों पे आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो अगर हमको किसी साल्ट की नॉर्मेलिटी दी है और मोलरिटी निकालनी है या मोलरिटी दी नॉर्मेलिटी निकालनी, तो वहाँ पर जो बैलेंस फैक्टर x होता है वो धनायन या ऋणायन, अणु के अंदर जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनके टोटल चार्जेस को लिया जाता है। अब सपोज दैट हमको सोडियम क्लोराइड की नॉर्मेलिटी जो है उसको मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर बैलेंस फैक्टर x का मान क्या रखोगे, 1, क्योंकि धनायन या ऋणायन पर जो आवेश है एक तो है, इसलिए 1 वहाँ x की वैल्यू हो जाएगी। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए नॉर्मेलिटी मोलरिटी को चेंज करना हो तो वहाँ पर हम x की वैल्यू बैलेंस फैक्टर कितना रखेंगे, 3, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी 3 है और निगेटिव चार्ज भी 3 है, तो 3 वहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये साल्ट के लिए हो गया। इसी तरह से अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन में कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेंगे, गेन करेंगे, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करते हैं। तो अगला हो जाएगा फॉर, आपको सभी के लिए बताया देने, किसी का भी आएगा आसानी से नॉर्मेलिटी मोलरिटी का कन्वर्जन हो जाएगा। फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक के लिए बैलेंस फैक्टर जो x होगा ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाई पर मॉलिक्यूल, यानी प्रति अणु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर किसी ऑक्सीकारक पदार्थ की नॉर्मेलिटी मोलरिटी का आपस में कन्वर्जन करना हो तो वहाँ पर बैलेंस फैक्टर x की जगह क्या लेंगे, उस रिड्यूसिंग एजेंट के एक अणु द्वारा, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एक अणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहाँ पर x के जगह पे रखी जाएगी। अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी के लिए आपको बताया दे रहे हैं जिससे कोई भी न्यूमेरिकल आए आप सभी को कर लेंगे। फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, अब जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं रिएक्शन में, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाई है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो वहाँ पर जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाई पर मॉलिक्यूल, यानी प्रति अणु त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी को अगर आपस में चेंज करना है तो वहाँ पे जो x होगा, जो बैलेंस फैक्टर होगा, उस अपचायक पदार्थ के द्वारा, उस रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे वो रखे जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकारक के लिए प्रति अणु
जितने ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उनकी संख्या यहाँ पे x की जगह पे रखी जाएगी फार्मूले में, और जो आपके अपचायक पदार्थ होंगे इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन उनके द्वारा लूज किए जाएंगे प्रति अणु उनकी संख्या को यहाँ पे x की जगह रखेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप इन चीज़ों से एसिड की, बेस की, साल्ट की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की, इन सभी की नॉर्मेलिटी और मोलरिटी को आपस में आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना इसमें हो गया। आगे कंसंट्रेशन टर्म जो बची हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसको नोट्स बनाकर प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।